गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? चलो, ये सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 10 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई थिंक सारे प्रोफेशनल के बच्चे सामने आके बैठ चुके होंगे जी। तैयारी सही चल रही है? घबराहट तो नहीं हो रही? जो आपके दिमाग में टेंशन थी कि मॉड्यूल में जितने सारे पेजेस ऐड हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उसकी टेंशन तो नहीं है? अच्छा, उसकी टेंशन नहीं है। अब ये टेंशन है कि बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे। नालायक, इधर देखो ध्यान से। आपको मैंने कहा था कि पहले एक बार मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर सीए वाले क्वेश्चन, सीएमए वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। आप क्वेश्चन की टेंशन मत लो। बस आपने एक काम करना है कि जब भी हमारी क्लास होगी ना, उससे पहले अपने प्रोविजन पढ़ के आने हैं बस। अगर आप प्रोविजन पढ़ के आ रहे हो फिर क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हो ना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रोविजन नहीं पढ़ के आ रहे फिर बहुत बड़ी दिक्कत है जी। ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे जी। आज हमें वैल्यूएशन का चैप्टर जो है, आज हमें वैल्यूएशन का चैप्टर स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में याद करो, लास्ट क्लास में ना हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट टाइम ऑफ सप्लाई का। अब टाइम ऑफ सप्लाई के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क देते हैं, उम्मीद करूंगा आप सारे करके आए हो जी। कमेंट बॉक्स में काफी सारे बच्चों ने आंसर डाल दिए थे और एक दो बच्चों के रिप्लाई कर दिए थे। मैंने उनके डाउट्स थे, वो डाउट्स के रिप्लाई कर दिए थे। ठीक है, बाकी अगर और कोई डाउट्स होगा आज के सेशन में जब वीडियो खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना जी। ठीक है। अच्छा, इधर सुनना ध्यान से, इधर सुनना। अब जो लास्ट क्लास में जो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे ना, पहले तो वो कंप्लीट करते हैं। फिर वैल्यूएशन के चैप्टर के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे या प्रोविजन बेस वाले क्वेश्चन होंगे, आज वो हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉड्यूल में से। ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब मैं आपका मॉड्यूल आपके सामने खोल रहा हूँ जी। उम्मीद करूंगा मॉड्यूल आपके पास होगा। लो जी, यहां तक हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ये 3 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, आओ जी एक बार देखते हैं जी। इधर देखो ध्यान से। अब जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, वो हमारे सेक्शन नंबर 14 का था। मेरा पूरी क्लास से एक बार दोबारा क्वेश्चन है। अगर मैं सेक्शन 14 की बात करता हूं, याद करो सेक्शन 14 का प्रोविजन मैंने क्या कहा था कि सेक्शन 14 में सबसे पहले आप चेक करोगे कंप्लीशन की डेट कहाँ है, और जो भी एलिमेंट कंप्लीशन की डेट के साथ होगा ना, वो तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान देना। याद करो मैंने कहा था कि अगर इनवॉइस कंप्लीशन के साथ है तो इनवॉइस पीओटी है, अगर पेमेंट कंप्लीशन के साथ है तो पेमेंट पीओटी है, और अगर मान लो कंप्लीशन बाद में है, इनवॉइस पेमेंट अलग है, तो उस केस में इनवॉइस और पेमेंट में जो अर्लियर होगा ना वो आपका पीओटी होगा। मतलब कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं आएगी। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आओ जी एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, let's say there was decrease in the tax rate from 18% to 12% with effect from 1st June 18. What is the tax rate? वो कह रहा है what is the tax rate applicable when service provided an invoice issued before change in rate in April 18 but payment जो है वो after change in rate in June 18। एक बात मैंने सोच के बोलना जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपका रेट चेंज हुआ 1 जून 2018 को। मतलब आपका पुराना रेट क्या था जी? पहले आपका 18% रेट था, फिर आपका नया रेट क्या है? 12% है। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है ना, वो रेट चेंज होने से पहले हुई है। मतलब आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है पुराने रेट में, आपने इनवॉइस इशू किया पुराने रेट में, बट जो पेमेंट है वो पेमेंट आपकी नए रेट में है। अब अगर कंप्लीशन पुराने में, इनवॉइस पुराने में, पेमेंट आपकी नए में, तो कंप्लीशन के साथ क्या है? सोच के बोलो, कंप्लीशन के साथ क्या है? इनवॉइस है, तो इनवॉइस की डेट आपके पीओटी बन जाएगी, और पीओटी बनेगा इनवॉइस। तो अगर पीओटी इनवॉइस बनेगा तो उस केस में पुराना रेट एप्लीकेबल होगा, नया एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जी। एक बार आंसर चेक करो, देखो जी। वो कह रहे हैं, अच्छा आंसर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आंसर निकल कर देखो, द ओल्ड रेट ऑफ 18% शेल बी एप्लीकेबल एज सर्विस प्रोवाइडेड प्रायर 1 जून 18। वो सिंपल सा बात निकल के आ रही है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला क्वेश्चन कह रही है, लेट्स से देयर वाज डिक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 18% टू 12%। मतलब पहले 18 था, 12% हो गया। कब हुआ? 1 जून 18 को। व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड इनवॉइस इशूड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ जून 18 बट फुल एडवांस पेमेंट वाज ऑलरेडी रिसीव्ड इन अप्रैल। इसका मतलब क्या है? मतलब कंप्लीशन रेट चेंज के बाद है, इनवॉइस भी रेट चेंज के बाद है, बट पेमेंट आपने पहले कर दी है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में कंप्लीशन पहले, इनवॉइस पहले, पेमेंट बाद में। तो कंप्लीशन के साथ इनवॉइस था, इनवॉइस पीओटी बना, तो आपका जो ओल्ड रेट था वो एप्लीकेबल हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन में। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, इस क्वेश्चन में कह रही कंप्लीशन बाद में,
इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले। तो कंप्लीशन के साथ फिर दोबारा से क्या आ गया, इनवॉइस आ गया। बट इस केस में इन अगर इनवॉइस पीओटी बनेगा तो ओल्ड रेट नहीं, जो आपका न्यू रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में रेट आपका 18% नहीं 12% एप्लीकेबल होगा। इसका ये आंसर आएगा जी। अब एक बार चेक कर लेना, देखो जी आपका, देखो आंसर देखो, द न्यू रेट ऑफ 12% शेल बी एप्लीकेबल एज गुड्स आर सप्लाइड एंड इनवॉइस इशूड आफ्टर 1 जून 18। वही बात यहाँ पे बोल रखी है। कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहे हैं जी, वरुण लिमिटेड प्रोवाइड बिजनेस सपोर्ट सर्विस टू टीना ऑन 10th August फॉर 50,000। द इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड 20th August। इनवॉइस आपने इशू किया 20 अगस्त को, ठीक है जी। वरुण लिमिटेड रिसीव द पेमेंट अगेंस्ट द सेड इनवॉइस ऑन 15th August, मतलब 15 अगस्त को आपको पेमेंट आई है, ठीक है। वाइड चेक डेटेड ऑन 12th June। द एंट्री फॉर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 15 अगस्त। However, the amount was credited in the bank account of 25th August. Determine the time of supply। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताओ, पेमेंट की डेट क्या मानते हैं जी? याद करो सर, टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पेमेंट की डेट क्या मानते हैं? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की वो, और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। सोच समझ के बोला नहीं। जितने बच्चे प्रोफेशनल के सामने बैठे हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने बुक में एंट्री पास कब की थी? 15 अगस्त को पास की थी। और बैंक में क्रेडिट कब हुआ है? 25 अगस्त को। तो अर्लियर क्या बनेगा? 15 अगस्त। ये डेट जो होगी पेमेंट डेट बन जाएगी। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पे 12 तारीख भी तो है। सर 12 तारीख चेक की डेट है, और चेक की डेट हमारे किसी काम की नहीं होती। जिस दिन बुक में एंट्री पास करते हो वो, और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ वो, इनमें से अर्लियर जो होगी वो पेमेंट की डेट बनेगी। तो पेमेंट हमारी क्या बन गई? 15 अगस्त बन गई। और सोच के बोला, क्या इनवॉइस, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इनवॉइस विद इन टाइम इशू है? नहीं है, बिल्कुल है। 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया। तो अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया तो फिर पीओटी क्या निकल के आएगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस कब है जी? 20 अगस्त को। पेमेंट कब है? 25 अगस्त को। तो अर्लियर क्या बनेगा जी? 20 अगस्त जो होगा, ये मेरा पीओटी निकल के आएगा। तो आंसर आपका निकल के आएगा, सॉरी, पेमेंट 20 अगस्त को इनवॉइस है, पेमेंट आपकी 15 अगस्त को। हाँ, तो फिर अर्लियर तुम्हारा 15 अगस्त हो गया ना, तो फिर पीओटी क्या निकल के आएगा? 15 अगस्त। ये हमारा पीओटी निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो विच एवर इज अर्लियर क्या बनेगा? डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट जो होगी वो हमारा पीओटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इनवॉइस आपकी 20 तारीख को थी, पेमेंट आपकी बनी 15 को, तो अर्लियर क्या निकल के आ गया? 15 तारीख आ गया। तो डेट ऑफ पेमेंट जो होगी वो पीओटी निकल के आएगी। ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने वैसे घर से करने को दिए थे। उम्मीद करूंगा सामने जितने बच्चे बैठे हैं सबने घर से किए होंगे। जो नालायक बच्चे हैं घर से करके नहीं आए, उन्होंने शायद अब कर लिए होंगे, क्योंकि ना कई बच्चों के पास बहुत टाइम है सर, उनकी मीटिंग चल रही है, कोरोना को कैसे खत्म किया जाए। डेली मीटिंग होती है उनके पीएम मोदी के साथ, क्योंकि 24 घंटे भी उन्हें कम पड़ते हैं। सारा तो इंडिया में काम वही कर रहे हैं। ऐसे नालायक बच्चे हैं। कई बच्चों का तो एक ग्रुप है, इवन एक ग्रुप छोड़ो सर, कई बच्चों का एक ही पेपर बचा हुआ है एडवांस टैक्स का, तो भी वो क्वेश्चन नहीं करके आए। उनके पास एक पेपर की तैयारी करने का टाइम नहीं है। आप खुद देख लो फिर कैसे एग्जाम निकलेंगे। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 9 पेपर होंगे फिर भी होमवर्क करके आए होंगे। और जो होमवर्क डेली बेस पे करके आ रहे हैं, जो यहाँ पे डेली आ रहे हैं, लिख के देने को तैयार हूं सर। अपने एडवांस टैक्स में नंबर देख लेना, कितने बढ़िया नंबर आपके आएंगे। जो बच्चा डेली स्टूडेंट दरबार अटेंड करेगा ना, अपने नंबर देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा। स्टूडेंट दरबार में से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप डेली बेस पे आ रहे हो। लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब आ जाओ जी, आपका मेन चैप्टर जो है अगला है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। अब अगले चैप्टर पे आ रही नहीं, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। अच्छा, इस चैप्टर से पहले ना आपको मैं थोड़ी बहुत रिवीजन करा दूं कि आपने वैल्यूएशन में क्या किया होगा। आपको वैल्यूएशन के चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको समझ में आए कि आपने वैल्यूएशन में क्लास में क्या किया होगा। याद करो, क्लास में आपको मैंने कहा था कि जो आपकी वैल्यू होती है ना, जीएसटी में वैल्यू जो होती है वो सेक्शन 15 के अंदर कैलकुलेट होती है। मतलब सेक्शन 15 जो होगा ना वो वैल्यूएशन का होगा, और जो भी आपकी वैल्यू सेक्शन 15 में निकल के आएगी उस वैल्यू पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है सर। याद करो, मैंने कहा था जीएसटी में टोटल आपके 13 चेक पॉइंट होते हैं। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे शायद उनको ये बात ध्यान आ रही होगी, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहीं ना कहीं क्लास में किया होगा चेक पॉइंट, शायद आपने ना किए हो क्योंकि वह नॉर्मली क्लास के अंदर मैं करवाता हूं। बट जो मेरी क्लास वाले बच्चे होंगे, याद करो मैंने कहा था कि टोटल जीएसटी में 13 चेक पॉइंट होते हैं, और जहां 13 चेक पॉइंट कंप्लीट होंगे पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा। याद करो, चेक पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा था कि पहले कोई भी काम गुड्स और सर्विस में कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम गुड्स सर्विस में कवर नहीं होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
दूसरा गेट था कि अगर गुड सर्विस में कवर है वो सप्लाई में कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई में ही कवर नहीं होगा तो भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा चेक पॉइंट का था कि अगर गुड सर्विस में कवर है, सप्लाई में कवर है, वो सप्लाई आपकी इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई आपने इंडिया से बाहर की होगी उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, एक्सपोर्ट वाले केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर चेक पॉइंट नंबर 4 था कि वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने की हो। और चेक पॉइंट नंबर 5 था कि जो आपकी जीएसटी में एग्जम्पशन लिस्ट होती है ना, मेरा काम जो है एग्जम्पशन लिस्ट में कवर नहीं होना चाहिए। अगर मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट बैठा है, चाहे उसने कोचिंग कहीं से भी ली होगी, अगर मेरी फैमिली, क्योंकि सारे बच्चे मेरी फैमिली के हैं, अगर आप सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है, एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर किसी पर्सन पे जीएसटी लग जाएगा, अगर किसी पर्सन पे जीएसटी लग जाएगा और अगर किसी पर्सन से मुझे जीएसटी लेना होगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा? वैल्यू निकालना होगा। सर मुझे नहीं पता कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं कितने बच्चे नालायक हैं, क्योंकि हैं तो वैसे सारे ही नालायक। बच्चा कहता है आप हमें नालायक बार बार मत बोला करो, हम किस दिन गुस्सा हो जाएंगे, हो जाओ। मेरे को तो आपको नालायक बोलना अच्छा लगता है, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ। अब जो बच्चा कोई जानबूझ के दिल पे लेके बैठ जाता हूँ, उसका मैं क्या करूँ? कई बच्चे मेरी नेचर जानते हैं, मैं कभी दिल से नहीं बोलता आपको, हमेशा बस यही बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ लगे ना, आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अब एक बात मुझे सोच के बताना, अगर कोई आपसे ये बोले कि भैया जीएसटी की लाइबिलिटी निकाल दो, तो जीएसटी की लाइबिलिटी कैसे निकालोगे? अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो जीएसटी निकल के आएगा। अब रेट तो हमारे फिक्स है, मेरी क्लास के सारे बच्चे जानते हैं रेट तो हमारे फिक्स हैं। जीएसटी में कितने रेट हैं? 4। कौन कौन से? 5%, उसके बाद 12%, 18%, 28%, ये 4 रेट हैं। अब रेट हमारे फिक्स हैं, वैल्यू हमें निकालनी है, तो आज हमें रिवीजन जो करनी है ना, वैल्यूएशन की करनी है, उसके क्वेश्चन हमें करने हैं। अब बच्चा कहता है हाँ सर याद आ गया, आपने कहा था कि वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन 15 के पास जाना पड़ेगा, तो मैं सेक्शन 15 के पास आ गया। याद करो मैंने कहा था कि सेक्शन 15 के ना आपके आगे टोटल मिला के 5 सब सेक्शन होंगे, सेक्शन 15 के 5 सब सेक्शन होंगे। एक तो मैंने कहा था 15(1), अगर आपको ध्यान आता हो, फिर मैंने कहा था 15(2), फिर मैंने कहा था 15(3), फिर मैंने कहा था 15(4), और फिर मैंने कहा था 15(5). ये टोटल मिला के आपके 5 सबसेक्शन है। फिर याद करो मैंने क्लास में कहा था नहीं, अगर 15(1) में 15(2) की वैल्यू ऐड करोगे, 15(3) की वैल्यू माइनस करोगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, उस वैल्यू पर जीएसटी लगाना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी वैल्यू यहां पे कैलकुलेट नहीं हो पा रही, फिर 15(4) के पास जाओगे। 15(4) ये बात कहता है कि अगर तुम्हारी वैल्यू ऊपर मतलब पहले वाले 3 सबसेक्शन में नहीं निकल पा रही, तो चंपा 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 करते हुए तुम मेरे पास आ जाओ। उस केस में वैल्यूएशन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और रूल नंबर 27 से लेके, याद करो जी, रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 तक आपके जो भी रूल्स होंगे ना, वो सारे के सारे वैल्यूएशन के होंगे। ये सारी बातें 15(4) में लिखी। और 15(5) ये बात कहता है कि आपके कुछ स्पेशल केस होंगे जहां पे स्पेशल तरीका होगा वैल्यू निकालने का। फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज वाले केस हो गए, याद करो। आगे उसके बाद आपका एलआईसी वाले, लाइफ इंश्योरेंस वाले केस हो गए, एयर ट्रेवल एजेंट वाले केस हो गए, मतलब कई स्पेशल केस होंगे जहां पे वैल्यू निकालने के स्पेशल तरीके होंगे। वो सारी बातें आपके 15(5) में आती हैं। और अगर आपको क्लास की बात ध्यान आ रही हो, तो मैंने क्लास में कई बार कहा था कि आपके एग्जाम में 95% चांसेस हैं क्वेश्चन बनेगा इन तीनों में से, और 5% चांसेस है क्वेश्चन बनेगा इनके अंदर से। क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा ना, जब भी बड़ा फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, वो नॉर्मली 15(1), 15(2) या 15(3) का होगा। 15(4) या 15(5) रूल्स के हैं, वहां से क्वेश्चन तो बनता है बट बहुत कम बनता है। बट करने हमें सारे हैं, जितने क्वेश्चन दिए होंगे ना वो सारे हमें करने हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे मैं करा दूं, नहीं तो मैक्सिमम मैं करवा दूंगा। फिर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप घर से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आओ क्वेश्चन करने कैसे। और जो बच्चा क्वेश्चन, ध्यान रखना, जो बच्चा क्वेश्चन करने के बाद आंसर देखता है, फिर आंसर के बाद फिर दोबारा क्वेश्चन पे आता है, वो बच्चा नालायक है। जब मैं होमवर्क देता हूं ना, आपने आंसर निकाल लेना है, आपने आंसर निकाल लेना है। अब चाहे बुक में जो भी आंसर दिया हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, कई बार आंसर बुक में गलत दिया होता है, तो अपने आंसर को उस आंसर से मैच करने की कोशिश मत करना। जब मेरा अगला सेशन होगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा उसका आंसर करेक्ट क्या है। अगर सेम निकल रहा है सही है, अगर डिफरेंट भी है तो टेंशन मत लेना, क्या पता आपका सही हो। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा आपका ही सही होगा, क्या पता इंस्टीट्यूट का सही हो, आपने कहीं गलती की हो, तो हम देख लेंगे जब भी होमवर्क में दूंगा। लो जी इधर देखो ध्यान से, एक बार मुझे फटाफट से 15(1) बोल दो ताकि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। 15(1) में क्या लिखा था, जल्दी बोलो। 15(1) में क्या लिखा था कि अगर आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू कैसे निकालनी है, जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू मान लेंगे। ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू कब मानेंगे, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। यस, पूरी क्लास एनर्जी के साथ।
फटाफट से बताओ रही ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू कब बनेगी? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन क्या थी? बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पार्टी ना हो। दोबारा बोलो, बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पार्टी ना हो। और सेकंड क्या था? प्राइस एक सोल कंसिडरेशन हो। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आपकी वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। अब गवर्नमेंट कहती है जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, उसमें हम 5 इंक्लूजन करेंगे और 2 एक्सक्लूजन करेंगे। अब 5 इंक्लूजन कौन कौन से? क्या आप में से कोई बच्चा है जो चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करे? जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। सबसे पहला इंक्लूजन क्या करेंगे? ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ होगा, वो सारा कुछ ऐड कर देंगे। फिर सेकंड मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर ने पे किया होगा, वो सारे वैल्यू में ऐड कर देंगे। तीसरा मैंने कहा था जो आपके इंसिडेंटल खर्चे होंगे वो सारे हम ऐड करेंगे। चौथा मैंने कहा था कि अगर कोई भी सब्सिडी है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, उसको हम ऐड कर देंगे। और जो पांचवा मैंने कहा था अगर कोई इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, पेनल्टी है लेट पेमेंट पे, उसको हम ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के बाद प्री सप्लाई डिस्काउंट और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ये माइनस करेंगे। फिर जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उस वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। बस ये पर ध्यान देना। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी, मेरे पिंक कलर के बच्चे, बस ये बात ध्यान देना, आपको 15(2) में जितने भी आपके 5 इंक्लूजन है ना, वो सारे इंक्लूजन आपको सही ढंग से पता होने चाहिए। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम बोल दो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आऊंगा, ताकि आप ये ना बोलो रही हमें याद नहीं आ रहे। दोबारा बोला, पहला कौन सा था? ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, उसको हम वैल्यू में ऐड करेंगे। दूसरा मैंने कहा था ऐसा कोई भी खर्चा जो रिसीवर का मतलब सप्लायर का है, उसके बिहाफ पर रिसीवर ने पे कर दिया, उसको ऐड कर देंगे। तीसरा इंसिडेंटल खर्चे ऐड करेंगे। चौथा सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। और पांचवा इंटरेस्ट, पेनल्टी और जो आपके लेट चार्जेस होंगे वो सारे ऐड करेंगे। डिस्काउंट माइनस करेंगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आओ जी, इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं आ रहा हूं आपके मॉड्यूल में जो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, अब उसको देखने जा रहे हैं। आओ जी, मॉड्यूल में सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, मिस्टर रमेश, इसका आंसर छुपा लूं, आप नालायक हो जी। मिस्टर रमेश ए मैन्युफैक्चर फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर। पहला है प्राइस ऑफ मशीन 1,00,000 रुपए, पैकिंग चार्जेस 10,000 रुपए, डिजाइनिंग चार्जेस 20,000 रुपए, ट्रांजिट इंश्योरेंस 1,000 रुपए, फ्रेट आउटवर्ड 8,000 रुपए, और कह रहे कैश डिस्काउंट टू कस्टमर 2% है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मशीन व्हेन रमेश हैज टू डिलीवर मशीनरी टू द फैक्ट्री ऑफ रेसिपिएंट। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब क्या ये जो प्राइस है मशीन का 1,00,000 रुपए, क्या यही वैल्यू मेरी वैल्यू बनेगी या इसमें इंक्लूजन भी करेंगे? इंक्लूजन भी करेंगे। और जो सारे इंक्लूजन होंगे ना, वो सारे के सारे 15(2) में होंगे। और ये मेरे ख्याल से अगर आप देख पा रहे हो, ये सारे इंक्लूजन जो आपके सामने हैं, ये सारे के सारे 15(2) में जो इंसिडेंटल खर्चे हैं, ये सारे उसमें कवर होते हैं। और जो मैं लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट में किस में कवर होगा? 15(3) में। 15(3) में डिस्काउंट है, 15(2) में इंक्लूजन है, और 15(1) में क्या है? ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू तुम्हारी 1,00,000 है, इसमें ये सारा ऐड करोगे, डिस्काउंट माइनस करोगे, और जी वैल्यू निकालते हैं। 1,00,000 में जल्दी बोलो, 10,000 ऐड कर दूं, फिर 20,000 ऐड कर दूं, फिर 1,000 ऐड कर दूं, फिर आपका 8,000 ऐड कर दूं, अभी आ गया 1,39,000। अब जो 2% डिस्काउंट माइनस करना है, क्या इस वैल्यू का करना है या 1,00,000 का? 1,00,000 का। सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा होगा ना, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जो आपका प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होगा, उसी प्राइस का डिस्काउंट निकालोगे, ये बात ध्यान देना। तो अगर मैं 1,00,000 का 2% निकालूं 2,000 पे, तो मेरे ख्याल से वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 1,37,000 आपकी वैल्यू आ रही है। लो जी, 1,37,000। तो बताओ क्वेश्चन में था क्या सर? गिरा हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल उठाना पड़ा। तो ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी, डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, बैलेंस आ गई वैल्यू। ये क्वेश्चन था जी आपका पहला क्वेश्चन। लो जी, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। हाई फाई करो। यस, चलो जी, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, कह रहे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। कह रहे कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी है, उसमें 18% और ये 11,00,000 रुपए की वैल्यू है। द कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उसमें ये सारी वैल्यू इंक्लूड है।
ये सारी वैल्यू इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है जी? एक तो वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग इंक्लूड है, होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पैकिंग एट रिसिपिएंट रिक्वेस्ट फॉर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या सोच के बोला, क्या ये चार्जेस हम ऐड करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, क्या ये चार्जेस ऐड करते नहीं करते? यस करते हैं, ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन मींस इसका इफेक्ट जो है उस वाले प्राइस में नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? इसका इफेक्ट जो है उस वाले प्राइस में नहीं है। अब चेक करो जी, कमीशन पेड टू एजेंट बाय रेसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर। मेरी पूरी क्लास इंटेलिजेंट है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सब इंटेलिजेंट है। ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर ने पे किया, सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर ने पे किया, क्या ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, 100% ऐड करेंगे। एक तो 5,000 रुपया ऐड करोगे। फिर फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, कमाल हो गया जी। ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर का था उसके बिहाफ पर रिसीवर ने पे कर दिया, वो भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करेंगे। अब देखो ये 11 लाख में आप ये 5 और 75 80,000, तो 11,80,000 रुपए आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब ये 1180 में जीएसटी इंक्लूड है। हेलो, इधर देखो ध्यान से, सामने मैं इधर बैठा हूं, उधर मोबाइल में नहीं बैठा मैं। मोबाइल में चैटिंग मत करो, बेबी नोनू मोनू शोनू क्या कर रहे हो बेबी, अभी मैं थोड़ा क्लास देख रहा हूँ, ये काम मत करो। इधर देखो ध्यान से, 11,80,000 में जीएसटी इंक्लूड है। अब अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो 11,80,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी 10 लाख रुपए की वैल्यू निकल के आएगी। एक बच्चा कहता है सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 11 लाख में से जीएसटी बाहर निकाल लें, ठीक है, और फिर इन दोनों को उस वैल्यू में ऐड कर दें और फिर वैल्यू निकाल लें? मैंने कहा था दो ऑल्टरनेट होते हैं, बट हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो ये बात कहता है कि अगर ये वाली वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो आप ये एज्यूम करके चलोगे जो नीचे खर्चे दिए हैं उसमें भी जीएसटी इंक्लूड है। क्योंकि अगर आप इसको इंक्लूड मानोगे इसको एक्सक्लूड मानोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले 11 लाख में से जीएसटी बाहर निकाल के फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस वैल्यू में खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट करी वो नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये वैल्यू इंक्लूसिव है तो जो ये खर्चे होंगे ना इसको भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानोगे। तो इंक्लूसिव वैल्यू में इंक्लूसिव वाले खर्चे ऐड कर दोगे, फिर दोनों को ऐड करके इंक्लूसिव टोटल वैल्यू जो होगी उसको जीएसटी से बाहर निकाल के फिर वैल्यू निकालना। अब कई बच्चे ना ऐसे सिर पकड़ के बैठे हैं, कह रहे बहन, ए बहन सुन ना, तेने समझ में आ रहा कि ये सर ने ये 3 खर्चे क्यों नहीं ऐड किए, मैंने बेरा को नहीं लाग रहा। अच्छा कई बच्चे हरियाणवी बोलते हैं ना, उनकी हरियाणवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब कई बच्चे, अच्छा कई बच्चों को हरियाणवी समझ नहीं आ रही होगी, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं मैंने बेरा को नहीं लग रहा, बेरा का मतलब पता नहीं, मैंने बेरा को नहीं लग रहा कि ये 3 खर्चे सर ने ऐड क्यों नहीं किए, क्लास में तो कहे थे सर ने कि ये 3 खर्चे भी ऐड होंगे, यहाँ क्यों नहीं ऐड कर रहे? दूसरी फ्रेंड ने बोला नालायक इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि वो तब ऐड करते हैं अगर ये 3 खर्चे ऊपर वाली वैल्यू में इंक्लूड ना होते, फिर तो इंक्लूड करते। जब उसने साफ साफ कह दिया कि कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे 3 खर्चे दिए हैं ऑलरेडी उस वैल्यू में ऐड है। अब मैंने एक बात बता, अगर ये 3 खर्चे ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं तो फिर अगर दो दोबारा से ऐड करेगी तो डबल इफेक्ट आ जाएगा ना, तो वो डबल इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए सर ने बोला है ये 3 खर्चे ऐड नहीं करेंगे। बच्चा कह रहा अच्छा इब समझ आया मन्ना, आ गया समझ, इब आ गया। बच्चा कह रहा इधर देखो ध्यान से, अब ये 3 खर्चे जो मेरी ये ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ऐड हैं, तो जो पहले ऐड नहीं है उनको मैंने ऐड किया, फिर जीएसटी बाहर निकाला, आपकी वैल्यू 10 लाख रुपए आ गई। आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर देखो जी 10 लाख रुपए आपका निकल के आ रहा है। और एक बार प्रेजेंटेशन देख लो जी, प्रेजेंटेशन कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग क्यों ऐड नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड थी। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि वर्किंग नोट्स जितने ज्यादा बनाओगे उतने आपके बढ़िया नंबर आएंगे। और आप देख लो जी यहाँ पे उन्होंने सारे के सारे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब जाके 2 क्वेश्चन जो हैं वैल्यूएशन के हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत है तो बताओ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अभी वर्किंग नोट्स आप एक बार पढ़ लेना, प्रेजेंटेशन आपकी टेबल फॉर्म में होगी आपके सामने है जी। अब एक बार आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे,
कहाँ पे अगला क्वेश्चन? ये लो जी, ये है। हाँ ये लो जी, ये क्वेश्चन देखो जी। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी। आपको वैल्यू निकालनी है जी। पहला कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी 12%, उसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए। कह रहे हैं द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूड है क्या? टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर 15,000 रुपए के। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या ये वाले टैक्सेस ऊपर वाली वैल्यू में ऐड रहेंगे नहीं रहेंगे? सर क्या ये वाले टैक्सेस वैल्यू में ऐड होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। एक बात मैं बताओ, क्या नाम है आपका? साक्षी। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये सीजीएसटी है, एसजीएसटी और आईजीएसटी है और वो वैल्यू में ऐड नहीं करते। साक्षी क्या हो गया आपको? मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है टैक्सेस जो ये दिए हुए हैं ना, ये अदर देन जीएसटी हैं, इसमें जीएसटी है ही नहीं। मतलब ये वो टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। सर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वो तो जीएसटी में सबस्यूम हो गया, उसका तो मुझे क्या मिल जाएगा? आईटीसी। बट जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है वो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, और अगर वो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए उनको हमें वैल्यू में ऐड करके दिखाना है, और जब ऑलरेडी ऐड किया हुआ है हम दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। तो वैसे भी ये टैक्स वैल्यू में ऐड होने चाहिए, ऑलरेडी इन्होंने वैल्यू में ऐड किए हुए हैं, इसलिए इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्रॉस कर दो। आगे देखो री, वेटमेंट और लोडिंग चार्जेस ये भी हम ऐड करते हैं, ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कंसल्टेंसी चार्जेस ये भी हम ऐड करते हैं, ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। टेस्टिंग चार्जेस ऐड करते हैं, दोबारा ट्रीटमेंट मतलब दोबारा ऐड नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करते हैं, दोबारा ऐड नहीं करेंगे। लो जी, ये पांचों चीजें तो ऐसी हैं जो वैसे हम ऐड करते हैं, अगर ये उसमें इंक्लूड ना होते, अगर ये इंक्लूड्स वर्ड ना लिखा होता ना, फिर हम ये पांचों चीजें ऐड कर देते। सर मेरे सवालों का जवाब देना, अगर यहां पे इंक्लूड्स वर्ड ना लिखा होता फिर मैं ऐड कर देता, इंक्लूड्स होने की वजह से मैं दोबारा से ऐड नहीं करूंगा। आगे देखो जी, अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? इसका इफेक्ट अभी आपने उस वैल्यू में नहीं लिया। क्या कह रहे हैं? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी for timely supply of machine to recipient and trade discount actually allowed shown separately in the invoice। और वो कह रहे हैं जी, give reason with suitable assumption wherever necessary, मतलब जहां जहां आपको assumption की रिक्वायरमेंट है वहां वहां assumption लेके आप काम कर लो, बात खत्म हो गया जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या सोच के बोलना, क्या ये सब्सिडी इस प्राइस में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? क्या ये सब्सिडी 51,000 रुपए हम प्राइस में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा ये 50,000 रुपए सब्सिडी जो मिली थर्ड पार्टी से, ये 50,000 रुपए क्या ऐड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सर ऐड नहीं करेंगे। ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस सब्सिडी का इफेक्ट जो है उन्होंने ऊपर वाले प्राइस में लिया ही नहीं है। यार इधर देखो ध्यान से, ऐसे चेहरे मत बनाओ। एक तो विशाल, क्या नाम है? विकास। विकास ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या कह रहे हो? सब्सिडी वाला पॉइंट क्लास में भी समझ में नहीं आया था, एक बार दोबारा समझा दूं? अब मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे शोनू, इधर देखो ध्यान से। सब्सिडी वाले पॉइंट के अंदर याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर ये लाइन लिखी हुई आती है, अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाए कि सब्सिडी ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबव प्राइस, अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाए सब्सिडी ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबव प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि आप सब्सिडी एडजस्टेड मींस माइनस कर चुके हो। सर सब्सिडी एडजस्टेड का मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट कर चुके हैं। सब्सिडी एडजस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला प्राइस है उसमें सब्सिडी माइनस कर चुके हैं। अब अगर वो गवर्नमेंट वाली सब्सिडी है फिर तो ठीक है, माइनस होनी भी चाहिए, उन्होंने कर भी दी। बट अगर सब्सिडी गवर्नमेंट वाली नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से मिली है, किसी प्राइवेट ट्रस्ट से मिली है और वो माइनस कर दी, तो गलत माइनस कर दी। 15(2) कहता है सब्सिडी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो जितने मेरे प्रोफेशनल के फैमिली के बच्चे सामने बैठे हैं, एक बात ये कान खोल के सुन ले जी, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आपने सब्सिडी माइनस कर दी है तब ऐड होगी, अगर माइनस ही नहीं की तो ऐड क्यों होगी?
क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड है। सर अगर जो प्राइस आपको दिया अगर उसमें सब्सिडी का इफेक्ट ही नहीं लिया, तो अब अगर आप प्राइवेट सब्सिडी को थर्ड पार्टी वाली को दोबारा से ऐड कर दोगे तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। क्यों? जब आपने माइनस ही नहीं की तो ऐड क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो सर फिर जो 15(2) में ये लिखा हुआ है कि सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड करेंगे, तो क्या वो हर केस में नहीं करेंगे? भूल कर भी ये गलती मत कर देना, ये भूल के भी भूल मत कर देना कि हर केस में आंखें बंद करके सब्सिडी ऐड करके आ जाओ। ऐड तभी करना जब ऑलरेडी प्राइस में से माइनस है, माइनस नहीं होनी चाहिए, फिर आप ऐड करोगे। अगर उन्होंने माइनस ही नहीं की दोबारा ऐड क्यों करोगे आप? देखो जी अब यहाँ पे, अब जो ये गवर्नमेंट वाली है, अदर इंफॉर्मेशन मींस इसका इफेक्ट ऊपर वाले प्राइस में नहीं है, तो भैया गवर्नमेंट सब्सिडी तो माइनस करनी चाहिए और इसको वैसे ऐड करना चाहिए, बट ऐड तब करते जब ये माइनस किया होता, बट जब माइनस ही नहीं किया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? ऑलरेडी पहले से प्राइस ऐड है। फिर डिस्काउंट कह रहे हैं 24,000 पे, ये तो माइनस करेंगे जी। अब एक बार देख लो, देखो ये वर्किंग नोट 1 2 ये सारा इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने ऐड क्यों नहीं किया? ऑलरेडी ऐड है। देखो डिस्काउंट 24,000 माइनस कर दिया, इन्होंने क्या एजम्पशन ली है कुछ? एक मिनट रुकना, सब्सिडी वाले पॉइंट में इन्होंने एजम्पशन क्या ली है? इन्होंने सब्सिडी ऐड कर दी है, तो मतलब ये एज्यूम करके बैठ गए हैं कि इसका मतलब इस सब्सिडी को ऑलरेडी हम प्राइस में एडजस्ट कर चुके हैं। अच्छा, तभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है सूटेबल एजम्पशन। एक बार देखते हैं इन्होंने एजम्पशन क्या ली है, एक बार देखना। देखो एज पर सेक्शन 15(2)(e) द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान रखना, हेंस subsidy received from third party for timely supply of machine to recipient will be included in the value of taxable supply, whereas subsidy received from central government for setting up is backward reason shall not be included in the value of taxable supply। तो मतलब ये एज्यूम करके बैठ चुके हैं कि सब्सिडी जो है वो ऊपर वाले प्राइस में आप एडजस्ट कर चुके हो। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान देना सर। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप यहाँ पे एजम्पशन लिख के नहीं आओ और जो इन्होंने फिर ये आंसर दिया हो ना सर, ये आंसर गलत हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप बिना एजम्पशन लिख के आप ये 50,000 पे ऐड कराओगे और उस 51,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है री, क्योंकि ये ऐड होता ही तब है जब आप उस प्राइस में ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। बच्चा कह रहा है बट सर यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है नहीं कि ये एडजस्टेड है नॉट एडजस्टेड है, तभी तो हम क्या एज्यूम कर रहे थे? जो मैं अभी आपको समझा रहा था, मैं क्या समझा रहा था, हम ये एज्यूम कर रहे थे इन्होंने प्राइस में एडजस्ट नहीं किया, और अगर हम ये एज्यूम कर रहे थे कि प्राइस में एडजस्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या है जी? इसको माइनस करना पड़ेगा, ये वाला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये माइनस करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इट मींस ये ऑलरेडी ऐड है। बट इन्होंने अब एग्जामिनर ने ये एज्यूम कर लिया कि ये एडजस्टेड है। एडजस्टेड मींस 51,000 माइनस कर दिया, 50,000 माइनस कर दी, 51 माइनस की हुई है चलेगा, बट 50 माइनस किया तो गलत किया है, इसको हम ऐड करेंगे, तो इसलिए इन्होंने 50,000 ऐड किए हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज्यूम अबव प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी। ये प्लीज लिख लेना जी, आप गलती कराओगे एग्जाम में। एज्यूम अबव प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी, अगर आप ये एजम्पशन लिख के आ रहे हो कि जो ऊपर वाला प्राइस है वो सब्सिडी की एडजस्टमेंट के बाद है, तो एडजस्टमेंट के बाद का मतलब क्या है कि 51,000 और 50,000 माइनस कर दी। अब 51,000 गवर्नमेंट वाली है वो तो माइनस होनी भी चाहिए, 50,000 नॉन गवर्नमेंट वाली है वो कैसे माइनस कर दी, इसलिए इसको हम ऐड करके दिखाएंगे। और याद करो जी, जो मेरी फैमिली के बच्चे होंगे, रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे या कहीं से ही पढ़े होंगे, आपने क्लास में सब्सिडी वाले केस में एडजस्टेड वाले क्वेश्चन किए होंगे। और याद कर मैंने कहा था एडजस्टेड के ना, मैंने कई केस आपको बनाए थे कि एडजस्टेड का मतलब क्या होता है। एडजस्टेड का मतलब सब्सिडी वाले केस में आप माइनस कर चुके हो, और बाकी केस में एडजस्टेड का मतलब होता है कि आपको ऐड कर चुके हो, क्योंकि सब्सिडी माइनस होती है। तो अगर एडजस्टेड वर्ड सब्सिडी के लिए आ रहा है तो इट मीन आप माइनस कर चुके हो, और अगर एडजस्टेड वर्ड बाकी सबके लिए आ रहा है मतलब वो ऐड कर चुके हो। अब अगर सब्सिडी के लिए आ रहा है माइनस कर चुके हो, तो अगर वो गवर्नमेंट वाली है फिर तो माइनस होनी चाहिए, अगर नॉन गवर्नमेंट वाली है फिर माइनस क्यों कर दी, इसलिए 15(2) कहता है वो सब्सिडी ऐड करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया जी। तो आपको यहाँ पे एजम्पशन लिख के आनी है। अब आप देख लो 15,26,000 पे,
अब इसमें 112% करके आप वैल्यू निकाल लोगे 1,63,500 और 13,62,500, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस एक जगह प्रॉब्लम आ रही है सब्सिडी वाले केस में। ठीक है, हमने पहले कुछ अलग एजम्पशन सोची थी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग 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 एजम्पशन ली है। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन एजम्पशन बेस पे है और एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मेक सुटेबल एजम्पशन, मतलब आप एजम्पशन ले सकते हो, जो एजम्पशन लेके आओगे उसके बेस पे आप आंसर करके आना। ठीक है जी, तो ये आपका अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे चल सकते हैं? लो जी, उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन है। लो जी, अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है, ये रहा। ये लो जी, कंप्यूटेशन, ध्यान रखना नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स पेबल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एंड द रूल्स देयरऑफ। अब प्लीज ध्यान देखना जी, कॉन्ट्रैक्टेड सेल प्राइस दिया हुआ है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है 5%, 10,56,000 रुपए। द कॉन्ट्रैक्टेड सेल प्राइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब नीचे वाले आइटम इंक्लूड्स हैं। क्या इंक्लूड्स है? कॉस्ट ऑफ ड्राइंग इंक्लूड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग इंक्लूड होना चाहिए, पहले से ऐड है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बाय रिक्वेस्ट ऐड होना चाहिए, पहले से ऐड है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर प्रीमाइसेस ऐड होना चाहिए, पहले से ऐड है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर इस प्राइस में ये सारे खर्चे ऐड है ना तो बढ़िया है, क्योंकि ये ऐड होने ही चाहिए और पहले से ऐड है, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जी, वो कह रहे हैं डिस्काउंट है 6,000 रुपए का, वॉज गिवन बाय सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब सीजीएसटी एसजीएसटी 5% है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। अब 10,56,000 में क्या ये सारे खर्चे ऐड करोगे? आंसर दे दो यार, क्या 10,56,000 में सारे खर्चे ऐड करोगे? आंसर इज नो। क्या ये डिस्काउंट माइनस करोगे? डिस्काउंट तो माइनस करेंगे। अब अगर डिस्काउंट माइनस करूंगा तो 10,56,000 माइनस में 6,000 तो कितना बच गया? 10,50,000। अब डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी 10 लाख रुपए की वैल्यू निकल के आ रही है, ये बात ध्यान देना। और ये सारे क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में, सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में आप चेक कर लेना, पिछले साल के पेपर 5-5 नंबर के बन चुके हैं। अब बताओ इससे आसान क्या बनेगा जी? बस एक वर्ड ध्यान देना है कि जो ये वैल्यू देने जा रहे हैं वो प्राइस में इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। अगर वो इंक्लूड है, हमें भी इंक्लूड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इंक्लूड है, हमें इंक्लूड नहीं करनी तो माइनस करनी पड़ेगी। और अगर वो इंक्लूड ही नहीं है और जो जो चीजें ऐड करनी होंगी वो ऐड कर देंगे और बाकी छोड़ देंगे। और अगर वही सब्सिडी की बात करूंगा, अगर सब्सिडी एडजस्टेड है, मतलब माइनस कर चुकी हो, तो गवर्नमेंट वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन गवर्नमेंट वाली है तो उनको ऐड करके दिखानी पड़ेगी, ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आ रही है, एक बार देखो जी। 10,56,000, 6,000 माइनस कर दिए डिस्काउंट के, 10,50,000, फिर इसमें से डिवाइड बाय 105 किया, 10 लाख और 50,000 पे, ये आपका अलग निकल के आ गया। लो जी, अब जाके आपका ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई थी, यानी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15, मिस्टर एक्स लोकेटेड इन जयपुर परचेज किए 2,000 ड्रॉइंग बॉक्सेस फॉर ₹2 लाख फ्रॉम स्टेशनरी लिमिटेड होलसेलर लोकेटेड इन दिल्ली। मिस्टर एक्स सन is an employee in stationery limited. The price of each drawing box in open market is 120. ओपन मार्केट के अंदर प्राइस है 120 का। द सप्लायर एडिशनली चार्ज 5,000 फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द रेसिपिएंट प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मुझे बताना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। एक बात मैंने बोल दो नहीं, एक बात मैंने बोल दो, रूल नंबर 27 आपने किया होगा, रूल नंबर 27, कि अगर हम आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, अगर हम आपस में रिलेटेड पार्टी हैं या रिलेटेड पार्टी नहीं है बट प्राइस एक सोल कंसीडरेशन नहीं है, याद आ रहा है कुछ आपको? ट्रांजैक्शन वैल्यू को ये वैल्यू मानेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली बात, बायर सेलर रिलेटेड पार्टी ना हो, और दूसरी कंडीशन प्राइस एक सोल कंसीडरेशन हो। अब यहां पे कई नालायक बच्चे पता क्या सोचेंगे कि रूल नंबर 27 तो एप्लीकेबल नहीं है, कि जहां पे पैसा मनी फॉर्म में ना हो, ओपन मार्केट वैल्यू लेते हो। रूल नंबर 28 में ओपन मार्केट वैल्यू लेते हो। सर ओपन मार्केट वैल्यू तब लेते हैं जब वैल्यू सेक्शन में नहीं निकलती।
ओपन मार्केट वैल्यू, ध्यान रखना रूल्स याद करो। क्लास के अंदर मैंने कहा था कि चंपा चंपा करते हुए जंगलों में तब जाना जब आप सेक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। बट अगर वैल्यू सेक्शन में कैलकुलेट हो रही है तो फिर वैल्यू सेक्शन में ही कैलकुलेट होगी, रूल्स में कैलकुलेट नहीं होगी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी मिस्टर एक्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15, मिस्टर एक्स लोकेटेड इन जयपुर परचेज 2000 ड्राइंग बॉक्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम स्टेशनरी लिमिटेड। और एक्स का सन जो है वो इसका एम्प्लॉय है। क्या स्टेशनरी लिमिटेड और मिस्टर एक्स क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं? क्या ये दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं? आंसर इज नो। एक्स का बच्चा और वो स्टेशनरी लिमिटेड ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं। बट जो स्टेशनरी लिमिटेड है और मिस्टर एक्स जो हैं ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है। और प्राइस 2 लाख रुपए है, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो ये 2 लाख रुपए का प्राइस है और 5,000 रुपए एडिशनल चार्ज किए तो 2,05,000 रुपए की आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। बस ये बात ध्यान देना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड स्टेशनरी लिमिटेड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन, वही बात आ गई ना, मेयरली बिकॉज द सन ऑफ द रिसिपिएंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द सप्लायर। भैया मैंने किसी दुकान से सामान परचेज किया, मेरा बच्चा उस दुकान में एम्प्लॉय है, तो क्या उसके एम्प्लॉय होने से हम दोनों रिलेटेड पार्टी से बन जाएंगे? आंसर इज नो। और अगर रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे, प्राइस एक सोल कंसिडरेशन होगा, तो वैल्यू आपकी 15(1) में कैलकुलेट होगी। आपको रूल्स के पास नहीं जाना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एज वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 2 लाख रुपए और 5,000 रुपए आपके इंसिडेंस से खर्चे होंगे, 2,05,000 रुपए आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये क्वेश्चन है जी। तो आपके एग्जाम में वैल्यूएशन में ये क्वेश्चन बन सकता है 2 या 3 नंबर का, या केस स्टडी बन जाएगी जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या कह रहे हो? ओपन मार्केट वैल्यू क्यों नहीं ली, आप मुझे बताओ। हाँ नहीं, बच्चा कह रहा है ओपन मार्केट वैल्यू क्यों नहीं दी। कोई बच्चा रिप्लाई करेगा चैट बॉक्स में जी। कोई बच्चा चैट बॉक्स में रिप्लाई करना चाहता हो, ओपन मार्केट वैल्यू क्यों नहीं ली? नालायकों, ओपन मार्केट वैल्यू क्यों लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू तब लेते हैं, ध्यान सुनो, ओपन मार्केट वैल्यू तब लेते हैं अगर वैल्यू मैं रूल्स में कैलकुलेट कर रहा हूं। और रूल्स एप्लीकेबल तब होते हैं जब वैल्यू सेक्शन में कैलकुलेट नहीं होती। और जब मेरी वैल्यू सेक्शन में इजिली कैलकुलेट हो रही है, मैं रूल्स के पास क्यों जाऊंगा? ठीक है जी। तो वैल्यू इस केस में सेक्शन में कैलकुलेट हो रही है, मैं रूल्स के पास नहीं जाऊंगा। ये आपका आंसर आ गया जी। उसके बाद जी आगे कोई क्वेश्चन दिया हो, लो जी अब यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो गए रूल्स वैल्यूएशन के। ये रूल स्टार्ट हो गए जी। ये रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29, 30, 31, 31A लोटरी वाला। उसके बाद यहाँ पे अब स्टार्ट हो गए हैं जी रूल नंबर 32। यहाँ पे आपके स्टार्ट हो गए हैं जी रूल नंबर 32। लो जी रूल नंबर 32 देख लो जी। रूल नंबर 32 देख लो जी। याद है कुछ आपको मनी एक्सचेंज वाला? एक तो रूल नंबर 32 में ए क्लोज है और एक क्लोज नंबर बी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, आप क्लोज नंबर ए और बी में दोनों में से ऑप्शन होता है कि जहां पर भी आपको लेना हो, जहां वैल्यू निकालनी हो उसके बेस पे आप वैल्यू निकाल दो। गवर्नमेंट कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन देखो री, INR 70,000 इज चार्ज इनटू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP and exchange rate offered is 70, thereby giving GBP 1,000. RBI रेफरेंस रेट फॉर दैट डे GBP 69। द टैक्सेबल वैल्यू क्या बन जाएगी? 70 माइनस 69, 1,000 तो क्या बन जाएगी? 1,000 ही बन जाएगी। मतलब वो याद करो, मैंने कहा था ना कि आपकी जो प्राइस होगा उसमें से रेफरेंस रेट होता है रिजल्ट। रेफरेंस रेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो वही सिंपल सा केस क्या होगा जी। अब ये रूल नंबर 32, जिन बच्चों को रूल नंबर 32 में कोई डाउट होता है ना, मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरी क्लास डाली हुई है रूल नंबर 32 की। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 साल पहले की है, शायद 1 साल हो गया उसको, रूल नंबर 32 में। उसके बाद छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आई हैं बट मेजर अमेंडमेंट नहीं आई, तो आप उस क्लास को फॉलो कर सकते हो। तो जिस बच्चे को रूल नंबर 32 में कोई भी डाउट है, अगर आप सर्च करोगे ना रूल नंबर 32 से लेकर 35 बाई सी विवेक गाबा, तो एक क्लास आपके पास आ जाएगी। उस क्लास को कंप्लीट देख लेना, रूल सारे क्लियर हो जाएंगे। और रूल में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल बनेंगे जी, आप देख लो, खुद देख लो क्वेश्चन कितना छोटा सा बना है। उसके बाद यहाँ पे देखना जी क्वेश्चन मेन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है जी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जी। अब प्लीज बातचीत नहीं दी। हेलो अंकल, सीधे होके बैठो। नालायक, क्या हुआ?
निन्नी आ रही है? निन्नी क्या होता है? क्या बच्चों वाली बातें करो, निन्नी आ रही है, बच्चा कह रहा है निन्नी आ रही है। आ मेरा बच्चा, आ आ मेरे बच्चे तेरे को सुला दूं, आजा, आ मेरा लोरी सुना दो, आ मेरा बाबू सो जा, सो जा। ऐसे मम्मी बोलती थी ना बचपन में, आ सो जा बेटा सो जा। लोरी सुनाऊं आपको? सुनाऊं लोरी? हाँ, बच्चा कहना हाँ। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है एक टीचर का दर्जा माँ से भी बड़ा होना चाहिए। सर सही में सर, एक टीचर का दर्जा ना माँ से बड़ा होना चाहिए। माँ तो एक बच्चे को सुलाती है, टीचर पूरी की पूरी क्लास सुलाने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कमाल की बात, देखो बच्चे को पढ़ते हुए नींद आ रही है जी, पढ़ते हुए नींद। जो पढ़ा रहा है उसको तो क्या नींद आएगी, पढ़ने वाले को नींद आ रही है। एग्जाम आपके, एग्जाम मेरे नहीं है सर, एग्जाम मेरे नहीं है। मैं तो 8 साल पहले सीए बन चुका हूँ। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बच्चा यहाँ पे सो रहा है, बताओ। इधर देखो ध्यान, सीधे होके बैठो, बेकार की बातें मत करो, सीधे होके बैठो जी। अच्छा पहले होमवर्क ले लो जी, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो। होमवर्क में क्या दूं आपको? 2 क्वेश्चन बचे हैं वैल्यूएशन में, और वो दोनों मैं ही करा दूंगा। तो 1 मिनट रुकना। चलो पहले ऐसा करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, एक बार देखना जी। काइट लिमिटेड एक्सपोर्टेड सम गुड्स टू एच कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। It received US 10,000 as consideration for the same and sold at the rate 69 per US dollar. Compute the value of supply, और वो कह रहे हैं आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर यूएस डॉलर एट द टाइम इज ₹70 पर डॉलर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब मैंने सामान एक्सपोर्ट किया, मैंने बाहर से $10,000 रिसीव किए। अब अगर $10,000 लिए एज कंसिडरेशन फॉर द सेम एंड सोल्ड इट एट द रेट 69 पर यूएस डॉलर, मतलब कह रही मैंने बैंक को बेच दिया, मैंने बैंक को बेच दिया एट द रेट 69 पर डॉलर। अब सोच समझ के बोलना, सेल प्राइस आपका दिया हुआ है 69, आरबीआई का रेफरेंस रेट आपको दिया हुआ है 70, तो 70 माइनस में 69 ₹1, और $10,000 हैं तो आपकी वैल्यू 10,000 पे निकल के आ जाएगी। बताओ पहला क्वेश्चन तो ये। कुछ आपको याद आ रहा है क्लास वाला? याद करो, रूल नंबर 32 में मैंने 2 केस बनवाए थे, 2 केस के मैंने बनवाए थे। पहला केस मैंने बनवाया था, एक तो इंडियन करेंसी, मतलब 2 करेंसी में से एक करेंसी इंडियन करेंसी होगी, और फिर मैंने कहा था इंडियन करेंसी नहीं होगी। और अगर इंडियन करेंसी है, फिर 2 केस तेरी, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस रेट अवेलेबल करेगा, या आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा, तो रेफरेंस रेट माइनस में बाइंग प्राइस या सेल प्राइस जो होगा, उसको माइनस करने के बाद जो यूनिट्स होंगी ना, उससे मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल दोगे। याद करो सर, क्लास के अंदर आप थोड़ा सा उस डायग्राम को दिमाग में लेके आओ। रूल नंबर 32 जो हमने क्लास के अंदर बनाया था, 2 केस बनाए थे। सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने कहा था सबसे पहला काम ये होगा, आप ये चेक करो कि जो करेंसी एक्सचेंज करनी है उसमें कोई करेंसी इंडियन करेंसी है या नहीं है। अगर इंडियन करेंसी नहीं है, जैसे मान लो डॉलर टू येन, येन टू पाउंड, अगर इंडियन करेंसी नहीं है, उस केस में ट्रीटमेंट तो लगेगा। बट अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी है, फिर 2 केस होंगे, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उस करेंसी के लिए रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा, या रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस रेट क्या हर करेंसी के लिए अवेलेबल नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आज जो मेन मेन करेंसी हैं उनके लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट होता है, हर करेंसी के लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं होता, बस ये बात ध्यान। अब अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो बाइंग प्राइस या सेल प्राइस जो भी आपको लेना होगा, रेफरेंस रेट को माइनस करके जो वैल्यू होगी उससे वैल्यू निकाल लो। और अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कहते हैं फिर जो तुम्हारी ग्रोस वैल्यू निकल के आ रही है ना, उसका 1% जो होगा वो तुम्हारी वैल्यू आएगी। आओ जी देखते हैं, देखो रेफरेंस रेट है 70 माइनस 69, 1 और 10,000, वैल्यू आ गई। कह रहा है आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ यूएस डॉलर इज नॉट अवेलेबल, तो जी काम ही खत्म हो गया कि यूएस डॉलर का आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? अब ग्रोस वैल्यू निकाल लो, 10,000 मल्टीप्लाई 69, 6,90,000, इसका 1% निकाल लो, 6,900, ये आपकी वैल्यू आ गई। देखो जी, if the RBI reference rate of currency is not available, the value shall be 1% of the gross amount of Indian rupees provided or received by the person changing the money. Hence, in given case, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वुड एज फॉलोज, 1% किसका, 6,90,000 का, 6900 आपकी वैल्यू आ गई। 6,90,000 बनेंगे ना, तो वो 1 मिनट रुकना, 10,000 मल्टीप्लाई 69, 6,90,000 का 1% कितना हो गया, 6900 आपकी वैल्यू आ गई।
अगला, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अगला पॉइंट देखो जी। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ $9,000 आर कन्वर्टेड इनटू यूके पौंड 6200। लो जी, डॉलर टू पौंड। अब क्या इन दोनों में कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी है? आंसर इज नो। याद करो, फिर मैंने क्लास में कहा था जी, फिर दोनों करेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग रेट दिए होंगे। भाई डॉलर का अलग रेट दिया होगा, पौंड का अलग रेट दिया होगा, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लो, विच एवर इज लेस जो आएगा उसका 1% निकालना। बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया सर आपने क्या बोला, ये रूल नंबर 30 तो पहले में बड़ा खतरनाक लगता था, और एक क्वेश्चन देखने के बाद तो हमारे तोते उड़ रहे हैं। तोते उड़ रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है, तोते उड़ रहे हैं नालायक। बच्चा मतलब कह रहा है सर वो मुश्किल लग रहा है ना, ये तो हमें रूल नंबर 30 तो हमने क्लास में भी सही ढंग से नहीं पढ़ा था, और अब तो आप छोड़ ही दो, अब तो पता नहीं कितने टाइम पहले हमने रिवीजन की थी। आप हमें दोबारा बताओ क्या था उसके अंदर। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो रूल नंबर 32, दो केस। पहली बात, दो केस जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला केस, या तो कोई करेंसी इंडियन करेंसी होगी या कोई करेंसी इंडियन करेंसी नहीं होगी। क्लियर हो गया? अगर करेंसी इंडियन करेंसी है, फिर दो केस होंगे, आरबीआई का रेफरेंस रेट होगा, आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं होगा। अब अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट है तो रेफरेंस रेट तो लेना ही लेना है। अब जो भी बाइंग और सेलिंग प्राइस होगा उसमें से माइनस करके जितनी यूनिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालो। अब अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है तो फिर ग्रोस वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी उसका 1% वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर कोई करेंसी, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी ही नहीं होगी, अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी ही नहीं होगी तो उन दोनों करेंसी की अलग अलग वैल्यू निकाल लो। जैसे डॉलर टू पाउंड है तो डॉलर का कन्वर्जन रेट दिया होगा, पाउंड का कन्वर्जन रेट दिया होगा, तो दोनों की वैल्यू निकाल ले, जो भी इनमें से कम होगा उसका 1% आपकी वैल्यू निकल के आएगी। कैसे? अब देख लो यहाँ पे, देखो जी, उसने क्या कहा था री, $9,000 और 6200 पाउंड। अब देखो आरबीआई रेफरेंस रेट डॉलर के लिए दिया 70, ठीक है री, और यूके पाउंड के लिए दिया 100। अब अपने बोल देना, अब 9,000 मल्टीप्लाई 70, 6,30,000, 6200 मल्टीप्लाई 100, 6,20,000, इनमें से लेस क्या बन रहा है? जल्दी बोलो, लेस क्या बन रहा है? 6,20,000 ना, तो उसका 1% हो गया आपकी वैल्यू। बताओ 6200 रुपये आपकी वैल्यू आ गई। बताओ जी, बच्चों वाली गेम है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का बना है। बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। आएगा कैसे? अगर रिवीजन सही ढंग से नहीं करोगे तो आएगा कैसे? और अभी भी कह रहा हूँ, अगर रूल नंबर 32 आपको नहीं रिकॉल हो रहा, रिवीजन करनी है, आप यूट्यूब पे क्लास देख सकते हो, वहां पर मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स हैं, क्लास के अंदर बने हुए नोट्स, अगर आप नोट्स भी सही ढंग से देख लोगे, ये आपका रूल होता है, ठीक है। और जिसने कहीं से भी कोचिंग ली होगी उनके भी नोट्स होंगे, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, जो आपने बातें लिखी होंगी आप देख लो, इस क्वेश्चन से मैच होती है, ठीक है। अब आ जाओ जी, लास्ट क्वेश्चन देखो जी। मिस्टर बंटी, मिस्टर बंटी इज ए डीलर and engage in the sale and purchase of foreign currency. AVP Limited require $10,000 to make foreign payment. Mr. Bunty quote ₹69 per $, and RBI reference rate 68 per $. है। Compute the value under different option. Different option समझ गए? Different option means एक तो वो रेफरेंस रेट माइनस में सेलिंग प्राइस, जो आपका डिफरेंस आया उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे, या सेकंड ऑप्शन क्या था? याद करो सर, ये आपका सेकंड ऑप्शन देखो जी, आपका सेकंड ऑप्शन आ गया, अगर 1 लाख रुपए तक की मनी एक्सचेंज करवानी है, मलाई को याद करो, रूल नंबर 32 क्लोज नंबर ए नहीं, क्लोज नंबर बी, अगर 1 लाख तक की मनी एक्सचेंज करवानी है तो आपका 1% और 250 रुपए, विच एवर इज हायर। अगर 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक करवानी है तो फिर 1000, फिर उसका 0.5, और अगर 10 लाख से ऊपर की करवानी है तो 5500 प्लस में 0.01 और 60,000, विच एवर इज लेस। ये आपका सेकंड ऑप्शन है। मैं कहता या तो वो या ये, जहां आपकी वैल्यू कम आएगी वो वैल्यू आप चूज कर लेना। तो देखो एग्जामिनर ने पता क्या किया, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें उसने ये वाला पॉइंट पूछ लिया, उसने कहा जो वेरियस ऑप्शन है ना उन दोनों को यूज करके वैल्यू निकालो। पहला यूज कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, तो भैया 10,000 और 69 डॉलर कोट किया, आरबीआई का रेफरेंस रेट 68 है, तो 69 माइनस 68 ₹1 हो गया, 10,000, तो वैल्यू आ गई 10,000। ऑप्शन 1 में वैल्यू आ गई 10,000, ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 में देखो जी, आपका है 10,000, 69 कोट किया तो 6,90,000। पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 6,90,000 है तो पहले 1 लाख रुपए तक, देखो जी 1 लाख तक 1%,
1 लाख तक 1% कितना आ गया, 1,000 आ गया। और फिर 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो भैया 1 लाख से ऊपर कितने हैं, अगर 6,90,000 हैं तो 1 लाख से ऊपर कितने हैं, 5,90,000। उसका कितने परसेंट, 0.5। तो कितना आ गया जी, 0.5 आ गया। 5,90,000 का 0.5, ये आ गया 2950। तो ये आ गया 1000, 3950 वैल्यू आ गई। अब ये ऑप्शन 2 की वैल्यू 3950 है, ऑप्शन 1 की वैल्यू कितनी है, 10,000 पे है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन 2 इज मोर बेनिफिशियल टू ऑप्शन 1। ये आपका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन में दिया होगा कि आप ऑप्शन फॉलो करना है। अब अगर कुछ भी नहीं कहा, फिर तो भैया वही फॉलो करो, वो रेफरेंस रेट वाला जो मैंने आपको बताया। अगर स्पेसिफिकली लिखा है, आप प्रोफेशनल के बच्चे हो जी, ध्यान रखना, सीएस बनने वाले हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 32A जो है वो है रेफरेंस रेट वाला। रूल नंबर 32B जो है वो ये है, जो आपका ये कन्वर्जन रेट वाला जो है ना, 1 लाख तक 1%, फिर 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक 0.5, उसके बाद फिर आपका 0.1%, वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि वो ए की बात कर रहा है या बी की बात कर रहा है। अगर वो बोलेगा वेरियस ऑप्शन से निकालो, तो ऑप्शन 1 2 दोनों से निकालना। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर जो आपका ए क्लोज होगा उसके बेस पे आप वैल्यू निकालना। ठीक है जी, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है जी। अब बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत? तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी। उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें कोई इन्होंने क्वेश्चन दिया नहीं। लो जी, अब जाके वैल्यूएशन वाला हमारा सारा पार्ट हो गया जी। ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैसे निकलता है तो आपको पता ही है जी। 100/118, ये तो आप सबको जानते हो। 100/118 मल्टीप्लाई 18, तो आपकी जीएसटी और ये अलग निकल के आता है। अब ना जी, हम्म, हाँ, अब ये सारा काम करने के बाद अगला टॉपिक मैं चाहता हूं आप करके आओ आईटीसी। मैंने वैसे आपको कहा था कि आज करके आना है, बट उसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आईटीसी आईटीसी आईटीसी। ये रहा जी, ये आपका आईटीसी है जी। तो आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन 16 17 18 19 ये चारों प्रोविजन करके आने हैं। आईटीसी के रूल्स आपने सही ढंग से करके आने हैं। ठीक है, तो आईटीसी के जो भी क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे। आईटीसी के जो भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए होंगे वो सारे क्वेश्चन जो होंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो एक तो आपने करके आना है जी आईटीसी का, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक आपने करके आना है आईटीसी का, और बस आपने करके आना है आईटीसी का। ठीक है, तो मैं आपके मॉड्यूल वाले तो क्वेश्चन करवा ही दूंगा। अगर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन टाइमली बेस पे हो गए ना, तो कुछ क्वेश्चन सीए वाले हैं जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। वैसे मुझे बाद में करवाने हैं सीए वाले, बट मुझे कुछ क्वेश्चन आईटीसी के ना सीए वाले जो उनके पास 2 3 टाइम के अंदर आए थे, मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अगर टाइम बचा तो वो साथ में ही सोल्व कर लेंगे, नहीं तो जब हमारे मॉड्यूल वाले खत्म हो जाएंगे फिर हम सीए वाले क्वेश्चन कर लेंगे। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि आपने आईटीसी का चैप्टर विद रूल आपने नेक्स्ट सेशन से पहले एक बार आपने रिवाइज करके आना है। करके आओगे पक्का पक्का? तो अभी तक हमने क्या कर लिया जी, वैल्यूएशन कर लिया, टाइम ऑफ सप्लाई हमने कर लिया, कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर कर लिया, सप्लाई का चैप्टर कर लिया और बेसिक कर लिया। इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं आपके सीएस के मॉड्यूल से। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सर अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते ना, ये टेक्निकल बन जाते। सही बता रहा हूँ, टेक्निकल बन जाते। आप पता क्या बोलते, ये तो हमने किए ही नहीं, ये तो पेपर ही बाहर से आ गया, ये क्वेश्चन ही कहाँ से बने, आप ये बोल के आते फिर। और अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन बनेंगे तुरंत आंसर दे के आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आईटीसी विद रूल्स आपने करके आने हैं, उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे प्रोविजन बेस वाले हो चाहे प्रैक्टिकल बेस वाले। होमवर्क आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क बस ये है आईटीसी का कंप्लीट चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या कह रहे हो, इनकम टैक्स के क्वेश्चन हम कब करेंगे? मैंने पूरा शेड्यूल बना के दिया नालायक टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इनकम टैक्स कब करेंगे, कस्टम कब करेंगे, पूरा शेड्यूल मैंने प्रोफेशनल का टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। जीएसटी कब तक चलेगा, इनकम टैक्स कब स्टार्ट होगा और फिर कस्टम कब होगा जी। तो कंप्लीट शेड्यूल मैंने डाला हुआ है जी।
ठीक है, कंप्लीट शेड्यूल मैंने डाला हुआ है। और बाकी जो CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, ओल्ड वाले, न्यू वाले नहीं कह रहा, ओल्ड वाले जो बच्चे हैं, जो एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट दरबार चल रहा है, वो भी जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सारा इनकम टैक्स है। प्रोफेशनल वाले बच्चों को तो ऑलमोस्ट आता है, मतलब अगर नहीं आता तो वो भी देख सकते हैं, नहीं तो प्रोफेशनल न्यू ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे एग्जीक्यूटिव वाला स्टूडेंट दरबार भी जरूर देखें, क्योंकि वो सारे चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बन जाए एग्जीक्यूटिव वाले आपके मॉड्यूल में और आप प्रोफेशनल के क्वेश्चन पे ध्यान लगाते रहो। ठीक है, तो जो उनके स्टूडेंट दरबार चल रहे हैं इनकम टैक्स के, वो आपने जरूर देखने हैं। बाकी न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी देख सकते हैं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, बाकी उनकी मर्जी है। बाकी ये वाले तो प्रोफेशनल के लिए हैं, ये तो आपने देखने ही देखने हैं। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। कोरोना डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है सर, प्लीज 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 अपनी फैमिली का जरूर ध्यान रखो, जरूर ध्यान रखो, जरूर ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, आप इंडिया का फ्यूचर हो, एंड लव यू सो मच यार। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।